जय हिंद दोस्तों। आज हम मध्यकालीन ऐतिहासिक रचना और उनके रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ में वह ज्ञानवर्धन के लिए भी बहुत आवश्यक है। अब सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है इस क्रम में किताब उल हिंद की, जिसके रचनाकार थे अल बरूनी। अल बरूनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आप याद रखें कि वह महमूद गजनबी के आक्रमण के समय में भारत आया था। वह अरबी और फारसी भाषा का ज्ञाता था। वह ख्वारिज्म से भारत आया था। ख्वारिज्म उस समय शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। इस समय जब वह भारत आया था तो मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय याद रख लेना है कि वो अपनी इस पुस्तक में उसने 11वीं सदी के प्रारंभ में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान और धर्मों का आंखों देखा सजीव वर्णन किया है। इस पुस्तक के अध्ययन से तात्कालिक सामाजिक दशा का ज्ञान, तमाम चीज़ें वह विस्तार से उसने वर्णित किया है इस पुस्तक में। यह पुस्तक तारीख उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। यह पुस्तक तारीख उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। किताब उल हिंद को तारीख उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अब दूसरी बारी आती है इस क्रम में चचनामा, जो कि महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक को फतहनामा सिंध और तारीख उल हिंद वस सिंध के नाम से भी जाना जाता है। यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी ने नसीरुद्दीन कुबाचा के समय में, दो नाम याद रखना है आपको, यह अरबी भाषा में लिखी गई है। और मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी ने नसीरुद्दीन कुबाचा के समय में इसका फारसी में अनुवाद किया था। चचनामा से अरबों के सिंध विजय की जानकारी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यानी अरबों ने सिंध पर विजय जो हासिल की, इसकी विस्तार से जानकारी चचनामा से ही प्राप्त होती है। इसलिए इसका विशेष महत्व और भी बन जाता है। इस क्रम में अगला नाम आता है ताज उल मासिर, जिसके रचनाकार हैं हसन निजामी। इस पुस्तक में 1192 से 1228 तक के भारत की घटनाओं का विवरण दिया गया है। इसमें राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ सामाजिक तथा धार्मिक जीवन का भी उल्लेख किया गया है। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक दिनों का प्रमाणिक इतिहास इस पुस्तक में पर्याप्त रूप से मिलता है। आप याद रखें इस रचना को, ताज उल माशिर, जिसके रचनाकार थे हसन निजामी। अगली बारी आती है फतुहात ए फिरोज शाही। यह फिरोज शाह तुगलक के शासन प्रबंध के बारे में विस्तार से जानकारी देती है। इसमें फिरोज शाह तुगलक के सैन्य अभियानों का भी वर्णन किया गया है। इसके विषय में कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक स्वयं इस पुस्तक की रचना की है, जिसका नाम है फतुहात ए फिरोज शाही। अगले क्रम में नाम आता है जैनुल अखबार, जिसके रचनाकार थे अबी सईद। इस पुस्तक के लेखक अबी सईद थे। इसमें ईरान के इतिहास का भी वर्णन किया गया है। आपको जानकारी की बात बताऊं, इस पुस्तक में महमूद गजनबी के जीवन और उनके क्रियाकलापों की भी जानकारी मिलती है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि महमूद गजनबी के जीवन की क्रियाकलापों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो जैनुल अखबार से, जिसके रचनाकार थे अबी सईद। इस क्रम में अगली बारी है तबकात नासिरी की, जिसके रचनाकार थे मिन्हास उस सिराज। इस पुस्तक का लेखक मिन्हास उस सिराज हैं, जिसने मोहम्मद गौरी की भारत विजय से लेकर यानी 1259 से 60 तक का वर्णन किया है। इस रचना में इस्लाम के उदय से पूर्व के काल के पैगंबरों का वर्णन और मुसलमानों का इतिहास भी वर्णित है। हालांकि इस पुस्तक में निष्पक्ष रूप से इन घटनाओं का वर्णन नहीं है, फिर भी अनेक विद्वानों ने इस पुस्तक की प्रशंसा की है, जिसमें इतिहासकार फरिश्ता इस पुस्तक को उच्च कोटि की रचना मानते हैं। याद रखें, उसका नाम है तबकात नासिरी, जिसके रचनाकार मिन्हास उस सिराज थे। इस क्रम में अगली बारी है तारीख ए फिरोज शाही की। तारीख ए फिरोज शाही, जिसके रचनाकार थे जियाउद्दीन बर्नी। इसने बलबन के सिंहासनारोहण से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के 6ठे वर्ष तक का वर्णन किया है। याद रखिएगा क्रम कि फिरोज शाह तुगलक बलबन के सिंहासनारोहण मतलब जब उन्होंने पद हासिल किया था, उस समय से लेकर के फिरोज शाह तुगलक के शासन के 6ठे वर्ष तक का इतिहास का वर्णन है। इसमें तारीख ए फिरोज शाही में। इस रचना में उस काल के सामाजिक, आर्थिक,
जीवन और न्याय सुधारों का वर्णन किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है, उसको संक्षेप में हम याद रखें। तो इस तरह के वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें और समझें भी। कम से कम 1-2 बार ज़रूर देखें ताकि आपको सारी बातें क्रम से रिकॉल हो जाए और आपके परीक्षा के लिए उपयोगी भी हो। इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की सामाजिक तथा आर्थिक दशा का भी वर्णन इस पुस्तक में सजीव रूप से मिलता है। अच्छा, बर्नी जो थे वह तुगलक शासकों का समकालीन था। याद रखिएगा, जियाउद्दीन, कभी-कभी प्रश्न बनता है, या किसके समकालीन थे? ये तुगलक शासक के समकालीन थे। वह राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। राजस्व अधिकारी यानी रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर वह कार्यरत थे। इस क्रम में कुछ और महत्वपूर्ण नाम हैं। ये सब महत्वपूर्ण, विशेष महत्वपूर्ण के थे, लेकिन कुछ और भी महत्वपूर्ण है जिनको भी देखना है। तारीख़-ए-मसूदी। तारीख़-ए-मसूदी अरबी भाषा में इस किताब का लेखक, याद रखिए, अरबी भाषा में लिखा हुआ है। इसके लेखक अबुल फजल, आप याद रखें, अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बैहाकी उसका पूरा नाम है। याद रखिए, अबुल फजल, तो आपको याद रहेगा अकबरनामा अबुल फजल। इस तरह से इस किताब में दरबारी तथा राजनीतिक चालों का बड़ा ही प्रभावकारी वर्णन किया गया है। सल्तनत कालीन, यानी जब हम सल्तनत कालीन बोलते हैं तो दिल्ली सल्तनत की बात आती है। इतिहास के शासक महमूद गजनबी एवं मसूद के शासनकाल का उत्कृष्ट ऐतिहासिक स्रोत भी तारीख़-ए-मसूदी को समझा जाता है। अगली बारी है तारीख़-ए-सलातनी, ये अफ़गान या तारीख़-ए-शाही। यह पुस्तक अहमद यादगार द्वारा लिखी गई है। इसमें अफ़गानों तथा लोदी वंश के शासकों के शासनकाल के इतिहास की पर्याप्त जानकारी मिलती है। तारीख़-ए-सलातनी, ये अफ़गान या तारीख़-ए-शाही, आप याद रखिएगा। इससे अफ़गान शासक एवं लोदी शासक जिसको बोलते हैं, उनके बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। इस क्रम में अगली बारी है किताब उल यामिनी की। इसकी रचना उतबी के द्वारा की गई है। उतबी ने ही सबसे पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा था। याद है कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहाँ पर कि भारत को सोने की चिड़िया सबसे पहले किसने कहा था? उतबी ने, जिसकी रचना थी किताब उल यामिनी। इस पुस्तक में सुबुक्तगीन और मोहम्मद गजनबी के 1020 ईस्वी तक के इतिहास का विस्तार से जानकारी मिलता है। अब कुछ महत्वपूर्ण है अलाउद्दीन खिलजी के विजयों के बारे में जो विशेष वर्णन देता है, उसका नाम है खजायन उल फतह। यह अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासन, बलबन, मुहम्मद, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक देखा। यह प्रश्न बनता है कि अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का शासन देखा है? तो 7 सुल्तानों का शासन देखा है, जिसका नाम हमने भी जस्ट पढ़ा। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। यह यूजुअली देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यह मुस्लिम कवि होने के बावजूद हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। अमीर खुसरो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा है। हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा है। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। सबसे पहले उन्हीं ने अपनी भाषा में हिंदवी का उल्लेख किया था। यह महत्वपूर्ण है कि वह अमीर खुसरो, यह इस्लाम यानी मुस्लिम कवि होने के बावजूद भी हिंदी शब्द का प्रयोग, प्रश्न बनता है यहाँ पे कि हिंदी का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया? तो इन्होंने, अमीर खुसरो ने। अगली बारी आती है नूह सिपहर। यह रचना अमीर खुसरो की ही है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है भारत की जलवायु के बारे में, रहन सहन के बारे में, कृषि के बारे में, वेशभूषा के बारे में आदि। तो जब हम जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु में तमाम चीज़ें आती हैं, रहन सहन, कृषि, वेशभूषा आदि। इस ग्रंथ में उसने हिंदुस्तान की 2 कारणों से प्रशंसा की है। हिंदुस्तान आमिर खुसरो की जन्मभूमि है और दूसरा, हिंदुस्तान स्वर्ग के बगीचे के समान है। यह ग्रंथ मुबारक शाह खिलजी के समय की घटनाओं की जानकारी प्रदान करती है। यह याद रखें, नूह सिपहर। अगली बारी आती है तुगलकनामा की। तुगलकनामा के रचनाकार भी अमीर खुसरो ही थे। तुगलक वंश के सत्तारूढ़ होने की घटनाओं का वर्णन है। यह तुगलकनामा तुगलक वंश के सत्तारूढ़ होने की घटनाओं का यह वर्णन किया गया है। अगली बारी आती है फुतुह उल सलातीन।
इसके रचनाकार थे इशामी गजनी यानी मोहम्मद गजनी। राज्य के उदय से लेकर बहमनी राज्य की स्थापना तक की घटनाओं का वर्णन फुतुह उल सलातीन से प्राप्त होती है, जिसके रचनाकार थे इशामी। अगली बारी है फतवा ए जहादारी। इस पुस्तक की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी, जिसमें शरीयत के अनुसार मुस्लिम शासकों के लिए आदर्श राजनैतिक संहिता का वर्णन किया गया। यह रचना जियाउद्दीन बर्नी की है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहाँ पर। जियाउद्दीन बर्नी जो कि उधर राजस्व अधिकारी थे, उनके द्वारा जो एक रचना किया गया उसका नाम है फतवा ए जहादारी, जिसमें मुस्लिम शासकों के लिए आदर्श राजनैतिक संहिता का वर्णन किया गया है। किताब उल रेहला इब्न बतूता के द्वारा रचित है। किताब उल रेहला अरबी भाषा में यह लिखित यह पुस्तक मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तिगत जीवन, प्रशासन एवं सामाजिक जीवन का उल्लेख करता है। अफ्रीकी यात्री, याद रखिए, आपको बताऊं मैं इब्न बतूता के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण और रोचक बातें जो कि आपको जानकारी के लिए याद होना बहुत ज़रूरी है। यह क्या था कि इब्न बतूता मोरक्को, जो कि दक्षिण अफ्रीका है ना, से 1333 ईस्वी में भारत आया था। 8 वर्ष भारत में रहने के दौरान उसने भारत में अनेक स्थानों की यात्राएं की और भारतीयों के खान पान, रहन सहन, धर्म, परंपरा आदि के विषय में बारीकी से लिखा है उसने। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में काम करता था, जिस कारण से उसे दरबारी राजनीति का भी व्यवहारिक ज्ञान था। आपको जानकारी की बात बताऊं, वह इब्न बतूता प्रकृति का प्रेमी भी था। वह अपने यात्रा वृत्तांत में पशु पक्षियों और वनस्पतियों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। अपने ग्रंथ यानी किताब उल रेहला में उसने भारत के विषय में विस्तार से लिखा है। इतनी सारी जानकारी आपको ये याद रखना है। और वह एक मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में वह न्यायिक पद पे भी रहा था, ये याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में वह न्यायिक पद पर भी कार्य किया था, चूँकि मोहम्मद बिन तुगलक उससे बहुत ही खुश थे। अगली बारी है तारीख शेरशाही की, जिसके रचनाकार थे अब्बास खान शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी अकबर के आदेश पर उसी के दरबार में लिखी गई क्या तारीख शेरशाही। शेर शाह के शासन और प्रशासनिक कार्यों की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में शेर शाह के शासन के बारे में जानकारी दी गई है, जबकि दूसरे अध्याय में इस्लाम शाह का वर्णन किया गया है, जबकि तीसरे अध्याय में अंतिम सूर शासकों का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा इसको। अब कुछ और महत्वपूर्ण नाम भी है, इसको आप याद रखें। तुजुक ए बाबरी, जिसको हम बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं, यह तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है, जिसमें बाबर आत्मकथा और जीवनी दो आप समझते होंगे। आत्मकथा खुद लिखी जाती हैं और जीवनी किसी के द्वारा लिखी जाती है, जिसमें बाबर ने खुद तुर्की भाषा में लिखा है। ये प्रश्न बनता है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है, तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक में बाबर ने 5 मुस्लिम राज्यों दिल्ली, बहमनी, बंगाल, गुजरात व मालवा तथा 2 हिंदू राज्यों विजयनगर व मेवाड़ का उल्लेख किया है। बाबरनामा के विषय में लेनपुर बहुत बड़े इतिहासकार, उन्होंने लिखा है कि उसकी आत्मा उन बहुमूल्य लेखों में से आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है। यानी उसकी बाबर की आत्मकथा जो है बाबरनामा बहुत ही महत्वपूर्ण लेखों में से जानी जाती रही थी। हुमायूंनामा इस पुस्तक की रचना हुमायूं की बहन गुल बदन बेगम ने फारसी भाषा में लिखा है। आपको नाम क्या याद रखना है कि हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो हुमायूं की बहन गुल बदन बेगम। तो 2 प्रश्न यहाँ बनेगा, गुल बदन बेगम कौन थी, तो हुमायूं की बहन थी। और हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो गुल बदन बेगम के द्वारा की गई थी। ये किस भाषा में की गई थी, दैट इज फारसी भाषा। तो याद रखिएगा, इसमें बाबर और हुमायूं के शासनकाल का वर्णन किया गया है, तत्कालीन समाज का उल्लेख भी किया गया है। आपको याद करना है कि इसमें किसके बारे में 4-5 प्रश्न से बनाने के लिए बना सकते हैं, आप उसको याद रखें अपने हिसाब से। मैं कितनी बार बोला कि एक अच्छे प्रतियोगी की पहचान होती है कि अपने साथ कॉपी और पेंसिल रखें और उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को अंडरलाइन करते रहें और नोट भी करते रहें पॉज करके। चलते हैं आगे, इसी क्रम में आगे तारीख राशिदी। इस पुस्तक की रचना मिर्जा हैदर दुगलात ने की थी। इसमें बाबर के अंतिम दिनों और हुमायूं तथा शेर शाह के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन मिलता है। इस
पुस्तक में लेखक ने मध्य एशिया और भारत के इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी दी है। 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध हुमायूं और शेर शाह के मध्य हुई थी, इसका भी सजीव वर्णन मिला है। तारीख फरिश्ता। तारीख फरिश्ता की अगर बात करें, इसकी रचना मोहम्मद कासिम फरिश्ता द्वारा की गई है। इस रचना में बाबर तथा हुमायूं के शासनकाल की या चही जानकारी मिलती है। इसमें भारत की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु के बारे में लिखा गया है। तारीख फरिश्ता। अगली बारी आती है अकबरनामा की। यह रचना अबुल फजल के द्वारा की गई है। अबुल फजल द्वारा रचित यह कृति फारसी भाषा में रचित है। यह 3 भागों में है। प्रथम भाग में अकबर के पूर्वगामी शासकों जो कि बाबर और हुमायूं के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती हैं। दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल के प्रथम 46 वर्षों की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। या तीसरे भाग में जो कि आईने अकबरी कहलाता है, जिसमें अकबर द्वारा प्रतिपादित शासन प्रणाली, कानून, नियम आदि की जानकारी प्रदान की जाती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है अकबरनामा, जिसके रचनाकार थे अबुल फजल। इस क्रम में नाम आता है पातशाहनामा, शाहजहां के शासनकाल का इतिहास। मोहम्मद अमीन काजवीनी ने शाहजहां के प्रथम 10 वर्षों का इतिहास लिखा है। उसके पश्चात अगले 10 वर्षों का विवरण अब्दुल हामिद लाहौरी ने किया तथा मोहम्मद वारिस ने शाहजहां के संयुक्त इतिहास का वर्णन किया है, परंतु 20 वर्षों के बाद उसने स्वतंत्र होकर लिखा है। रचनाकार मोहम्मद आमीन कजविनी, मोहम्मद अब्दुल हामिद लाहौरी तथा मोहम्मद वारिस थे। पातशाहनामा याद रखिएगा, पातशाहनामा, जिसके रचनाकार। अब है तबकात अकबरी। इसकी रचना ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद द्वारा की गई। इस पुस्तक में भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ से लेकर हुमायूं तक हुमायूं याद रख लेना इसमें कि इसकी रचना ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा की गई है। इस पुस्तक में भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ से लेकर हुमायूं तक अकबर से संबंधित विषयों की जानकारी चर्चा की गई है। तुजुक ए जहांगीरी। यह जहांगीर की आत्मकथा। अब बारी आती है तुजक ए जहांगीरी की। तुजक ए जहांगीरी यह जहांगीर की आत्मकथा है। इस रचना को पूरा करने में मुतामिद खान और बख्शी का भी सहयोग था। तुजुक ए जहांगीरी के ध्यान देना है कि तुजुक ए जहांगीरी में जहांगीर ने अपने बड़े बेटे खुसरो के विद्रोह के बारे में भी लिखा है। अब कुछ याद रखना है कि शाहजहां के काल में जो कुछ रचनाएं की गई थी उनका महत्वपूर्ण नाम और उनके लेखक। पातशाहनामा काजवीनी, शाहजहांनामा इमायत खान, बादशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी। जबकि औरंगजेब के काल की जो रचना थी मुंतखाब उल लुबाब, खफी खत वगैरह लिखी गई थी। आलमगीरनामा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, माशिर ए आलमगीरी, शाकी मुस्तैद खां, नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन के द्वारा, फतवात ए आलमगीरी ईश्वरदास नागर के द्वारा। इन महत्वपूर्ण नामों को आप याद रखें। नुस्खा ए दिलकुशा यह रचना भीमसेन के द्वारा की गई थी। औरंगजेब कालीन दक्षिण भारत के इतिहास का वर्णन और मुगल मराठा संघर्ष का उल्लेख इससे प्राप्त होता है। पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवरदाई की रचना है। इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन तथा संयोगिता संग उनके प्रेम का वर्णन एवं मोहम्मद गोरी द्वारा उसे बंदी बनाकर गजनी ले जाने का और साथ में शब्दभेदी बाण द्वारा मोहम्मद गोरी को मारने का वर्णन है। इनमें 4-5 बातों का ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। संयोगिता के संग जो उनका प्यार था उसका भी विस्तार से वर्णन मिलता है। मोहम्मद गोरी द्वारा उसे जब बंदी बना करके गजनी ले जाएगा उसका भी विस्तार से चर्चा मिलता है। शब्दभेदी बाण होता है कि शब्द के अनुसार जो बाण छोड़ देते थे उसी को जाके लगता था जिधर शब्द आई है, तो इसका भी मोहम्मद गोरी को मारने का भी वर्णन मिलता है। किसमें? पृथ्वीराज रासो में। चंद्रवरदाई की बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इस क्रम में नाम आता है राज तरंगिनी जो कि कलहनकृत है, यानी कलहन के द्वारा रचित है, जिसकी विषय वस्तु कश्मीर से जुड़ी हुई है। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन इसमें किया गया है राज तरंगिनी में। अगला नाम आता है गोंडवाहो जो कि वाकपति की रचना है। इसमें कन्नौज के शासक यशोवर्णन के बारे में जानकारी मिलती है।
याद रखें गौंडबाहो जो कि वाक्पति की रचना है, जिसमें कन्नौज के शासक यशोवर्मन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला बारी आती है रामचरित की। यह संध्याकार नंदी के द्वारा रचित है। पाल वंश के शासक रामपाल के जीवन के संबंध में इसमें चर्चा की गई है। पाल वंश के शासक रामपाल, है ना, याद रखें। इतनी सारी बातों को आप पढ़ने के बाद अपने आप को निश्चित रूप से महसूस किया होगा कि मध्यकालीन इतिहास में अगर कोई रचना हुई है या उनके जो रचनाकार है उनके द्वारा किन किन क्षेत्रों में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए गए, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। उम्मीद करता हूँ सारी बात आप समझ गए होंगे। इस पढ़ने के बाद हम लास्ट में कुछ क्वेश्चन के भी क्रम रखे हैं, जिसको आप निश्चित सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्नों के सटीक आंसर दे पाएंगे। थैंक यू सो मच।